बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी और कानूनी महाज पर शदीद टकराव जारी है। इमरान खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा मजीद सख्त हो रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के नाम ECN में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि इससे पहले इमरान खान समेत 10 PTI रहनुमाओं और शेख रशीद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक एक अहम मोड़ सामने आया। अदालत उज़्मा को ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट 2023 पर सदर ने दस्तखत कर दिए हैं और अब ये कानून बन चुका है और नाफिज भी हो चुका है। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर नज़रसानी की अपील हो सकेगी और ये अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। इस एक्ट के नाफिज होने के बाद ये तासुर सामने आया और कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि ताहयात नाअहल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इस एक्ट से फ़ायदा होगा और वो 60 दिन के अंदर अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। मगर वज़ीर कानून का जो मौक़िफ़ सामने आया वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दूसरी तरफ अदालत उज़्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर की है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से किसको फ़ायदा होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी एक्ट के नफाज के बाद कहा यह जा रहा है कि इससे ताहयात नाअहल नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, मगर वज़ीर कानून जो कह रहे हैं वो इससे मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल से उनको फ़ायदा होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि जब ये खबर आई उसके बाद तो यही चर्चा रहा मीडिया पर भी और सब वेबसाइट्स पर। तो आमिर साहब, ये बिल है क्या, किस किस को फ़ायदा होगा इससे? देखें दुआ, ये बड़ी टेक्निकली गवर्नमेंट ने गेम खेली और ये किसी को समझ नहीं आई कि कब किस वक्त कैसे ये अप्रूवल हो गई। और उसमें बड़ी क्लैरिटी से ये बात आई कि जी आप देखें कि सुबह चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं पंजाब में इलेक्शन कराने का, क्योंकि वो सारों को नज़र आ रहा है कि पंजाब ही पाकिस्तान है, इसलिए फिर पंजाब को गाली भी पड़ती है कि KP तो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ तो 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने थे, इसलिए आज तक उस पर सब ने खामोशी इख्तियार की हुई है। बस पंजाब में करा लें मतलब सब कुछ हो जाए। तो जब वो गए तो वो सदर मुमलिकत साहब, अब वो पता नहीं इमरान खान साहब कब उन पर गज़ब ढाएंगे कि उन्होंने भी साइन कर दिया खामोशी से इस प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बनाते हुए, और सदर ने गई और 26 मई को उन्होंने कर दिया और इन्होंने गजट कर दिया और खामोशी से बैठ गए और वो बता दिया। और चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से इत्मीनान का इजहार किया कि ये सिर्फ 184(3) के तहत ही है ना, और तो कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है। तो दो लोग चीज़ें आई हैं, एक तो ये कि क्या ये चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी से आया कि जो फंस गए हैं वो रिव्यू में जो उन्होंने डाला हुआ इलेक्शन कमीशन ने, तो अपील का हक दे के इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दिया जाए। रिव्यू के अंदर तो सब चीज़ें आ जाती हैं कि अपील, रिव्यू के नाम पे अपील बनेगी ये पूरी की पूरी, और उसमें आप नई चीज़ें भी डाल सकते हैं। बेंच भी आपको बड़ा तश्कील देना पड़ेगा, यानी 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा, फिर वकील आप चेंज करना चाहें, सब चीज़ें इजाज़त दे दी गई हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ वाला नुकता, मेरी खुद आदम नज़ीर तारड़ से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उनका रिव्यू भी हो चुका हुआ है, तो उनको जो फ़ायदा होना है वो होना है जो प्रोसीजर एक्ट वाला जो आपने बात बताई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट के मौके पे स्टे दे दिया था और 8 रुकनी बेंच जुमेरात यानी 1 जून को उस केस को सुनेगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर हम वहीं पे इसको सुन लेते हैं। लेकिन जो मेरी बात हुई, उनकी मंशा ये नहीं थी कि ये 8 रुकनी बेंच इस सेंस में सुनेगा कोई स्टे देने जा रहा है या कुछ जा रहा है। उन्होंने बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उसके लिए बड़े तरीक़ेकार होते हैं कि उन्होंने कहा ना कि PTI को भी पता चल जाएगा, तो वो रिव्यू कल ही कोई इसी को स्टे देने के लिए अपील लेके आ जाएगा, कोई मतलब कोई बार एसोसिएशन आ जाए और कोई वकील साहब अकेले आ जाएं या PTI आ जाए पिटिशन लेके, और अगर स्टे देना होगा तो वो चीफ जस्टिस साहब को तो कोई नहीं रोक सकता ना कि वो कोई भी बेंच बना के इस कानून को भी स्टे कर दें या नल एंड वाइड करार दे दें कि नहीं जी बिल्कुल गलत है। लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट जो ब्रीफ चाहती थी, उनको जो टाइम चाहिए था वो इससे मिल गया और 1 हफ्ता
तो देखे ना आज पीर है और जुमेरात को ये दोबारा केस लगेगा। और उसमें उन्होंने कहा है अटॉर्नी जनरल साहब अपनी एडवाइस ले आए कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। लेकिन एक ये है कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने दुकान खोली हुई थी ना, मैं दुकान कहूँगा पैसों के हिसाब से नहीं कि जनाब वो ह्यूमन एक्ट के तहत फलाना जिसकी मर्जी कारोबार की खिलाफ दरखास्त जहाज में भी ले ली बिठा ली और फैसले दे दिए, वो वकीलों को भी फायदा होगा और रिव्यू के नाम पे एक अपील बनेगी। अगर कोई चाहेगा तो वो कर लेगा और होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत होती है, वो सिविल जज का भी काम कर गई इसके अंदर रिव्यू में जो ये 184(3) में। और बहुत लोगों को नुकसान हुआ इसका कि चीज़ें दोबारा आ ही नहीं सकती थी कि क्यों जो पहला दायरा था उसके अंदर नहीं थी। अब इसके अंदर बेशुमार फैसले आने हैं। वो 63A का जो फैसला अभी तक रिव्यू में नहीं लगा है, जो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था, वो भी अब इसमें आ सकता है कि जी आप रिव्यू नहीं लगा रहे, लेकिन अब चूंकि नया एक्ट आ गया है तो इसको भी उधर शिफ्ट करें लार्जर बेंच। यानी 3 रुकनी बेंच का अगर फैसला है तो 5 रुकनी सुनेगा, 5 रुकनी के बेंच का फैसला है तो 7 रुकनी सुनेगा, कि ये ताकि महदूद हो जाए दायरा आइंदा चल के, कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता लग जाएगा कि हमने जो फैसला दिया है उसके ऊपर एक बड़ा चलेगा और वही बेंच नहीं बैठेगा कि वही फैसला दोबारा लागू भी कर दें। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी बिल्कुल जीरो करना चाहिए 184(3) को, इतना कि बहुत ही जरूरी हो तो तब लें, वरना तो यहाँ पे वो एक नया काम धंधा खुल गया था ना कि जनाब वो एक बंदा बिठा दिया ग्रेड 20 का और वो सबसे दरखास्तें ले रहा है, सबको जवाब दे रहे हैं, महकमों की छान पटक शुरू हो गई। यानी एग्जेक्टिव का काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया था 184(3) के तहत। बहरहाल पहले ये होता था कि हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट और फौज एक होते थे, तो चीजों में फौज और अदलिया एक होते थे और बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो जाती थी। अब एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है ना, तो सब चीजों को अपने अपने दायरा कार में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें रहे, जो उनका काम है ना वो सिर्फ वो करें। आप देखें कि जो जस्टिस अजहर हसन नकवी हैं, हसन अजहर नकवी, जिनके एक समधी भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। 14 तारीख को उस कानून को, प्रोसीजर एक्ट को इन्होंने स्टे किया था, ठीक है। 13 तारीख को इन्हीं जज साहब ने एक फैसला महफूज किया था और उसमें जो जुमे को उन्होंने जारी किया, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया और उतार दिया गया, उसमें लिखा जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट के कवानीन पे सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यानी 8 रुकनी बेंच के अंदर से भी आवाज बाहर आई है, तो अल्लाह करे कि कोई बेहतरी के लिए आए और चीफ जस्टिस साहब समझे कि उन्हें फुल कोर्ट बना के फैसले करने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हैं और इस वक्त वो भी पूरे नहीं है, 15 जज बैठे हैं। जी ऐसा जिस तरह आमिर साहब ने काफी तफसील से बता दिया इस रिव्यू बिल से मुझे ये बता दें कि उन्होंने क्या बता दिया। जी वो ये कह रहे हैं कि जी वो IFB शोर, मुझे अब्बास अतर साहब मरहूम याद आ गए हैं, वो इसे टूटी कहा करते थे, तो वो जैसे ही राना साहब ने गुफ्तगू शुरू की इसमें शोर हुआ, मुझे वो निकालनी पड़ी। सही है जी। अब आपकी ये ऑडियो का इशू भी हल करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये तासुर दिया गया कि इस नवी खरीद लो कानून बन गया है, अभी भी वो सुन नहीं पाएंगे आपको। जो ये कानून बन गया इससे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उनको बताएं कि नई टूटी खरीद लें शाह साहब वाली। तो आया सब इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि इदारों को दायरा कार में लाने के लिए ये जो रिव्यू वाला कानून है ये इस्तेमाल हो सकेगा। तो आपको लगता है कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है अदलिया के अंदर इदारों को दायरा कार में लाने के लिए, एक हुकूमत की जो एक रिट है वो इन सारी चीज़ों से वाज़ेह हो जाएगी? और ये तो उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इससे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, पहली तो बात ये कि इदारे हमारे कहीं दायरा कार में आ ही ना जाएं। दुआ करें, कोशिश कर लें। ये तो हर दौर का प्रॉब्लम रहा है हमारे यहाँ। बहरहाल अगर उन्हें को फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, और कायद के लिए तो कोई इशू नहीं है। वो एक दफ़ा टाइम बार था, आपको याद होगा, वो जब मुशर्रफ के दौर में तो वापस आए थे तो सारे मुकदमे ख़त्म हो गए थे। यहाँ उस तरह से आइन और कानून की बात तो हम करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन मादरत के साथ चीज़ें उस तरह से हैं नहीं। मतलब एक तो आइडियल होती है ना चीज़ें, ये आइडियल से बहुत नीचे जाके भी अगर बात करें तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं। जाहिर है वो जब जिसके पास इख्तियार होता है वो चला रहा होता है इस वक्त, क्योंकि PDM के पास इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चला रहे हैं। बट ठीक है, इसी तरह इमरान खान साहब के पास इख्तियार था, वो अपनी मर्ज़ी के साथ चला रहे थे। तो मामला ये है कि जब तक वो मतलब उनको इजाज़त दी जाती है अपनी मर्ज़ी से चलाते रहते हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक स्टेज आती है कि वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ, काफ़ी हो गई, अब छोड़ दें। अब नवाज शरीफ साहब ने जब आना होगा, रिलीफ लेना होगा, तो मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सदर साहब के दस्तखत की, वो आराम से उनको मिल जाएगा।
मुझे ऐसे याद पड़ता है गालिबन जहांगीर तरीन साहब की तो नज़रसानी अपील हुई थी, नवाज शरीफ साहब की गालिबन टाइम बार्ड होगी, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कानून कह रहे हैं कि नजरसानी वो इस्तेमाल कर चुके हैं अपना हक। अच्छा बस फिर वजीर कानून कह रहे हैं तो अब मतलब कानून की आवाज़ जुबान तो वो ज़्यादा अच्छी समझते हैं हमसे। लेकिन ये कानून साजी हो जाए कर लें, बहुत सी कानून साजी बहुत पहले इस मुल्क में होने वाली थी, ठीक, लेकिन बदकिस्मती से हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि कानून साजी अपने मफाद के लिए होती है कि जब आपको किसी चीज़ में रिलीफ चाहिए, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसके बाद वो कानून साजी की तरफ भी आ जाती है। अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है, बट ठीक है, वो तनकीद करते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और सिस्टम चलता रहता है। जब तक आपकी फेवर में चल रही होती हैं चीज़ें आप कहते हैं। और फिर एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर दौर में होता है कि एक बार इक़्तिदार जिसको मिल जाता है वो समझता है कि अब ये तो मैं ही हूं ना, हमेशा ताकतवर मुझे ही रहना है और किसी की ऐसी की तैसी वो को मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चीजें इस तरह से चला नहीं करती। जब आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल आपको ये सोच लेना चाहिए कि कल ताकत किसी और के पास भी जा सकती है, ये ताकत का मरकज किसी और के साथ होगा, तो उस वक्त आपके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन तारीख का सबक तो यही है ना, ठीक, कि तारीख से सबक कोई नहीं सीखता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रिगेड साहब, बयास साहब की ये बात तो सही है, तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, और अभी भी अगर हम देखें तो किसी ने भी तारीख से सबक नहीं सीखा है। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से इस एक्ट को देखते हैं? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि जिसकी हुकूमत होती है, जिसके पास इक़्तिदार होता है, वो अपने मफादात के लिए ज़ाहिर है वो कानून साजी भी करता है, तो आपको लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है ये भी एक रिलीफ और अपने मफादात के तहत बनाया गया है, या आप समझते हैं कि इससे सिस्टम बेहतर होगा? जो हुकूमत भी कह रही है सोमोटो को लेकर, जजेस के इख्तियारात को लेकर, और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार को लेकर। देखें, दुआ बात यह है कि ये चाहे जो कानून साजी अभी हो रही है, नंबर वन मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो एक जमहूरियत में होनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट में हुकूमत में आपकी अपोजिशन असेंबली में नहीं है, तो इसका मतलब उसकी वो अफादियत नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे कानून उस वक्त लाने चाहिए जब मैंडेट पूरा पार्लियामेंट मौजूद हो, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी हो, इसको थ्रैश आउट करें, प्लस माइनस डिस्कस करें, उसके बाद आप इसको लेकर आए तो वो एक ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, अफादियत होगी। सेकेंड ये कि हुकूमत जब से आई है, मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने सवाए अपने ज़ाती मफादात के कोई एक काम मुझे ये बताएं कि अवाम के लिए किया हो। जितनी कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, जितनी पार्लियामेंट सेशन हुए हैं, सब में अदलिया को टारगेट, उसके बाद अदलिया की अगर पार्लियामेंट से आपने अप्रूव कराया तो वही पार्लियामेंट आपकी अपनी है, आपने कैबिनेट से लिया, उधर से आपने उसको डिसअप्रूव करवा लिया। ये मजाक हमें नहीं करना चाहिए। दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन पीपल ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डू दे हैव दिस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? आप ये बताएं कि कोई एक सेशन बताएं जिसमें ये हुआ हो कि IMF वर्ल्ड बैंक में प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान इज रियली इन ट्रबल इकोनॉमिकली, बजट आने वाला है, उसके बारे में कोई आवाम को और खुद को किसी को फिक्र नहीं है। फिर आपने कोई चीज़ बताएं, कोई आपने आवाम के लिए इन्फ्लेशन की हो, आपने महंगाई को कम किया हो, आपने अवाम को रिलीफ दी हो, कोई एक बात देखें जो अवाम के लिए की हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जितनी बातें करते हैं, इन्होंने इमरान को इतना नैरेटिव सपोर्ट किया है जिससे उसने फ़ायदा उठाया और अल्टीमेटली अपनी गलती की वजह से दोबारा इज गॉन बैक टू 0 पॉइंट। लेकिन हुकूमत लेसन नहीं ले रही है। और रोज़ाना आप TV पे देख लें, वो कादर ट्रस्ट, तोशा खाना, इमरान ने ये कर दिया, इमरान ने 9 मई कर, ही हैज डन इट, नो डाउट। जितनी सजा देनी दें, आप अपनी बात तो करें ना, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? आवाम को भाव में रखा हुआ है, आवाम को नजर आ रहा है कि ये सियासतदान अपने फैसले हल नहीं कर सकते, दे स्टिल नीड द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो नहीं जा रही आना। आपके सामने वो साइड पे जो करना करें, दे आर नॉट कमिंग कि नेगोशिएट करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है। तो ये आवाम को, दुनिया को हम क्या बताना चाह रहे हैं? इस एक्ट से नेशनली मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और तरीन साहब ने मैंने रिव्यू करवा लिया हुआ है। अब आगे जो दूसरा है जो स्टे हुआ है उसमें 8 के बाद क्या डिसाइड होता है होगा, लेकिन इट इज ऑल पर्सनल स्पेसिफिक, बाकियों को तो होते रहेंगे। मेन इफेक्ट है इन 2-3 लोगों को जिनको अब वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर और डिजर्व नहीं करता लेस इमरान से, जो चौथे ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को जो 4 साल चौथी दफा
बनना जा रहे हैं, अगर बनते हैं तो पाकिस्तान में क्या ये जमहूरियत है हमारे? आई थिंक इट्स अ बिग लेसन वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक जी, जाहिर है बाकी तो अब जब तक इमरान नहीं वजीर आजम बनेगा तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जाहिर है ब्रिगेडियर साहब का वजीर आजम तो इमरान खान है, उसने तो दूध शहद की पौने 4 साल में दूध शहद की नहरें बहा दी थी। बाकी नवाज शरीफ के अलावा बताएं किया किसी ने क्या है, जरा वो भी बता दें। राना साहब देखें, हर चीज में जीरो करना आपका इख्तियार है तो बोलना हमारा भी इख्तियार है। ये एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस सबके लिए करें। क्या पाकिस्तान में वाकई शहबाज एनालिसिस आपका पता है ना जी, आपकी अपनी राय है, हमारी राय है कि जी इमरान होना चाहिए बस, और कुछ भी ना हो। आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं बात करता। इमरान इज लाइक ब्लंडर्स। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं। आपने कह दिया इमरान खुद भाग गया ब्लंडर दे के पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट बेवकूफ हो गई। ये कैसे आपने आप अपनी कैसे राइट हर एक में डाल सकते हैं? पार्लियामेंट की वैल्यू ये है कि खुद भागा इमरान खान, जिसको आप कहते हैं ब्लंडर करके गया। वो क्यों गया? पार्लियामेंट कैसे बेवकूफ हो गई जनाब? आपके तजजिए से तो नहीं हो सकती। इमरान खान भागा, किसी ने नहीं भगाया। मिन्नते तरले कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है किसी तरह मुझे असेंबली में बिठाओ, अल्लाह का वास्ता है वापस लाओ। जो ब्लंडर किए पंजाब असेंबली तोड़ के और केपी असेंबली तोड़ के, किसी ने उनको वहां हलवा भेजा था कि जी जरूर तोड़े, ये उनकी मर्जी थी जनाब। मुझे तो ये लगता है इमरान खान साहब को अब समझ ही नहीं आ रही। जिसने प्राइम मिनिस्टर आना होगा आ जाएगा, पहले इंतखाबात की तरफ तो जाए ना, उसके बाद हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मेरा कोई मूड नहीं है, दुआ खुदा के लिए फलानी हो गई भाई। वो किसी ने इमरान को मजबूर किया था, केपी पंजाब असेंबली की तोड़नी किसी ने मजबूर किया था। हजरत साहब ने खुद फैसले किए, खुद गले पड़े हैं। फैसले तो किए, अब इधर से पकड़ते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत होती है, पिंडी का डीसी बंद कर देता है, तो तकलीफ किस चीज की है? वो भी कानून के मुताबिक 3 MPO है ना जी। ठीक है जी, ठीक जी। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये खाम खा की बात में इनको, जब मैंने इनके बारे में कभी नहीं बोला। आई डोंट नो व्हाई इज बटन, दैट इज द बैड पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। नहीं जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे राइट है अपनी बात करने का। आपका कमाल होगी, आप बीच में बोलेंगे ना। जिस दिन आपका दिल करता है आप उस दिन बोलते हैं। जिस दिन मैंने आपके खिलाफ बात कर दी तो आपको बुरा लगने लग गया। वाह जी वाह, ये कैसी बात हुई? मैंने ब्रिगेडियर साहब को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया। मैं यही कहना चाहिए, आप चेक कर लें कि मैंने ब्रिगेडियर साहब को इंटरप्ट नहीं किया। मुकम्मल कर चुके थे इंटरप्ट। आप बटन, मैंने बटन किया कभी आपकी बात को? मैंने बिल्कुल नहीं किया इंटरप्ट। चले मैं आप चेक कर ले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अगर कोई उसको काउंटर करना चाहता है तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये एक हेल्दी डिस्कशन होती है, इसलिए मैं ये मौका भी देती हूँ। बल्कि साहब आप गालिबन बात मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको मौका दिया। मैं आप फैसल साहब की तरफ जाऊंगी। फैसल साहब, आपको भी यही लगता है कि ये सिर्फ अपने मफादात, अपनी शख्सियात को रिलीफ देने के लिए ये बनाया गया? ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक सिस्टम के अंदर लाने के लिए एक ये जो सो मोटो नोटिस था, और खास तौर पर सुप्रीम, क्योंकि ये बात भी हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था गवर्नमेंट का वो ये आ रहा है कि इसको सिस्टमैटिक बनाया जा रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जिसकी हुकूमत है वो फिर अपने मुताबिक अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए कानून बनाता है, तो ये भी उसी जुमरे में आएगा? मैं अपनी बात तो करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ब्रिगेडियर साहब की कोई बात रह गई है, वो अपनी बात और मुकम्मल कर लें तो दौरान हम थोड़े से और पॉपकॉर्न। नहीं फैसल आप बोले, प्लीज बोलें। उनकी बात हो गई है फैसल साहब जी, मुकम्मल हो गई। ओके, ठीक। देखिए बात ये है कि रिव्यू एक्ट, प्रोसीजर बिल, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज है, और आपका सवाल भी इतना गुंजलक और पेचीदा है, इसका किसी आम आदमी को पता ही नहीं है है क्या, किस बला का नाम है। इतने मुश्किल उन्होंने नाम रख दिए। बात यह है कि इस वक्त सर पैर मुस्लिम लीग नून का कड़ाई में, अगर ये इस वक्त ये चाहें कि आइन से कानून साजी करवा लें कि वो नवाज शरीफ साहब को जब से फारिग किया गया था उसी दिन से बहाल किया जा रहा है, तो कौन किससे पूछ रहा है? करवा लें, कोई पूछने वाला तो बचा ही नहीं है। जहाँ तक इस बात की पार्लियामेंट की वक़्त ख़त्म हुई, ब्रिगेडियर साहब तो किसी भी दौर में पार्लियामेंट की वक़्त नहीं रही इस मुल्क में, रही कब है वक़्त? पिछली पार्लियामेंट में हुकूमती अराकीन कहते थे कि हम आए नहीं, हम लाए गए, या और कोई अपोजिशन नहीं कहती थी। हुकूमती अराकीन उस जमाने में भी वक़्त नहीं थी, आज भी वक़्त नहीं है। इस पार्लियामेंट की वक़्त हो नहीं सकती, टेक्निकली नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो जिन लोगों के रजवाड़े हैं, ये सारे अराकीन पार्लियामेंट, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हो, पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, ये खानदानी मुलाजिम है। इनकी कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी जमहूरियत? तो किसी दिन भी आप सुन लीजिएगा कि खुद ब खुद कर देना चाहिए इनको, बल्कि नवाज शरीफ साहब को जिस दिन से
फारिग किया गया था उसी दिन से कंटिन्यू करवाएं हुकूमत में, दोबारा से बहाल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारी आपकी जिंदगियों पे कौन सा फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, करवा दें। जिन चीजों से फर्क पड़ सकता है उस पर तो कोई यहाँ जो बात ही नहीं कर रहा ना, नहीं करना चाहता। इस मुल्क में कोई बात कर रहा है महंगाई की, आप देखिए ना, वजीर खजाना साहब से कोई सवाल पूछता है तो बाकायदा वो चीखना शुरू कर देते हैं, मुश्तैल हो जाते हैं। इस पे तो कोई महंगाई पे कोई बात कर रहा है? ये महंगाई जो है वो कहाँ चली गई? ये हुकूमत जो आई थी वो महंगाई खत्म करने आई थी, इमरान खान को गिराने आई थी, गिरा दिया। और ये दुआ का सवाल समझ ही नहीं आया, वाकई अब इधर उधर जा रहे हो, आओ ना बिल पे। चले उन्हें बात करने दें आमिर साहब। जी जी फैसल साहब। नहीं आमिर साहब कर लें ज़्यादा। नहीं प्लीज, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। फैसल साहब आपको जो दिल करता है आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पल्ले ही नहीं पड़ा, वो बोलने का देते हैं। चलें कोई नहीं, वो उनका अपना। ये भी तय करेंगे किसके क्या पल्ले पड़ा, ये भी ये तय करेंगे, बताएं। बस अशराफिया ऐसे करती है ना फैसल साहब। फैसल साहब नहीं, अशराफिया आप पॉपकॉर्न खाएं। जब आदमी, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अहम बात। जी ये जो आशिक और गुलाम होते हैं ना, आशिक और गुलाम, इनमें कदरें मुश्तरक होती है। ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जी जी मैं यही चाह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब भी क्या लगाएं इस बात पे, फैसल भी बोले, क्योंकि सवाल की तो समझ नहीं आई। पॉपकॉर्न नहीं खाओ तो लेना, अब तो कह रहे नहीं आई ना। सुन रहा हूँ। फैसल साहब सुन रहे हैं सब, आप कंप्लीट करें। वो एक इंसान पे मुश्तमिल होती है। गारंटी से कह रहा हूँ, इसको कुछ पता नहीं है। गुलाम की नजर में दुनिया की कुल आबादी जो है ना, वो एक इंसान पे मुश्तमिल होती है। ठीक है। आज हाँ, गुलाम की नजर में जो उसका आका होता है, आशिक की नजर में जो उसकी माशूक हो, तो ये है इनका मसला। तो ये लेबर काउंसिल पे बात कर लें। चले बात ये है कि आप इस पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही। ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, बात तो ये है कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो, उस पर आप जिक्र करने को तैयार हो, उस पर आप बात करने को तैयार हो। उस पर अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप चीखना शुरू कर देते हो, आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। अच्छा, आप टीवी के प्रोग्राम में या किसी और जगह भी बात करें तो वहां भी आपके नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो भी बात नहीं करने देते। अजीब बात है भाई। सागदार के रवैये में और आमिर राना के रवैये में क्या फर्क है, बताएं? कोई फर्क महसूस हुआ? ठीक हाय हाय, मुझे पता लग गया आज पॉपकॉर्न नहीं मिले। मेरा ख्याल दुआ वो रात 11 बजे नहीं, कुछ बात करने को है ही नहीं। ये फॉर्मेट चेंज करके वो कर देते हैं शुरू। नाम हमारे पास है वैसे। जी इलियास साहब। देखिए जी, रिव्यू बिल आ गया, किसी को पता नहीं चला इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा। जाहिर है उनके टारगेट थे, जिसी तरह नैब के भी बिल आए, इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने बनी गाला की अपनी प्रॉपर्टी को करवा लिया। ये सब लोग अपने मकासद के लिए आते हैं और अपने मकासद के लिए अब प्रोसीजर बिल है उसको भी लेके आएंगे ताकि उसके मुताबिक उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। ठीक। आम आदमी का किसी ने सोचा, कोई इस तरह सोचा कि मुल्क के कर्जे कम से कम इन लोगों पर डालें। कर्जे लेते हैं तो वो मुल्क पर डलते हैं, अवाम पर डलते हैं। तो जाहिर है महंगाई को कंट्रोल जिस गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए आई थी उस मकसद के लिए करें। अब वही कहानी हो जाएगी कि मियाँ साहब को लाएंगे तो महंगाई कम होगी, तो उसके लिए रिव्यू बिल है, प्रोसीजर बिल है, वो सारी एक कहानी पूरी एक से एक लिंक करते हुए ये सारा चलेगा। भाई वो काम करो जिससे आम आदमी को फायदा हो, जिस आम आदमी के लिए मसला हल हो। अब ये सारा ये जो तरीकाकार है, इससे तो देखें आम आदमी को खुद कोई फायदा नहीं। आम आदमी के लिए है कि कोई ऐसा बंदा है जो उनके मसाइल हल करे। यहाँ तो ये है कि आपस की लड़ाई है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी कामयाब हुई है अपने मसाइल को हल करने के लिए, अदारों के इख्तियारात कम करने के लिए और अपने मसाइल हल करने में। सही है जी, आपको पॉइंट आगे की तरफ एक्चुअली जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम सवाल रखेंगे। तहरीक इंसाफ शदीद दबाव में है, इमरान खान के मुसलसल मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी भी बना चुके हैं, मगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने से साफ इनकार किया है। हम सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब ही क्यों? जवाब लेंगे इसका ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। 9 मई को जो भी तोड़ फोड़ हुई, हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम भी सारे अपनी फौज के साथ कर रहे हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं।
इकोनॉमी नीचे जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर, मुल्क को तो निकालें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। लेकिन फैसला कर लें, सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें। इस मुल्क में सिर्फ जिन लोगों का जीना मरना यहाँ है, वो इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो गया है रहना, इसलिए जल्दी फैसला करें। 4 हफ्ते के बाद जितने तोड़ने हैं तोड़ लें, फिर इलेक्शन करवा दें। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई मुख्तलिफ मुकदमात में घिरी है। पीटीआई शदीद दबाव में है। सीनियर रहनुमाओं समेत साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की जानिब से पीटीआई को खैरबाद कहने का सिलसिला भी जारी है। शदीद दबाव के शिकार में इमरान खान साहब अब मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। ये वही इमरान खान साहब है जो 1 साल पहले अपोजिशन से हाथ मिलाने और उनके साथ बैठने के लिए भी किसी सूरत में तैयार नहीं थे। अब वो मुश्किल वक्त उन पर आया तो जाहिर है वो मुज़ाकरात की बात करें और बार बार कर रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है और कहते हैं कि आएँ, बैठें, बातचीत करें, इलेक्शन करवाएं और मुल्क को मसाइल से निकालें। मगर अब गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब वफाकी वज़रा की जानिब से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के सामने शर्त रखी गई है कि पहले 9 मई के वाक़यात पर फ़ौज, शहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगे, इसके बाद बातचीत होगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जारहाना रवैया तर्क करने का मशवरा दिया और कहा कि आपस में फासले कम करें, सिस्टम में तवाज़ुन पैदा करें और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक हमारा सवाल होगा। आयासिफ, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद ज़ाहिर है पीटीआई शदीद दबाव का शिकार है, लोग छोड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है, इमरान खान मुश्किल वक्त में है, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात अब नहीं करना चाहती, वो कह रही है कि जी फ़ौज, शहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगे। तो आप हुकूमत के मुतालबे को किस तरह से देखते हैं? बारहा ये बात की जा रही थी कि मुल्क को कौम के मफाद के लिए, ज़ाहिर है सियासत में तो कहते हैं कि बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, तो आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत का मुतालबा, इमरान खान साहब का मुज़ाकरात का अब कहना? अच्छा, एक तो मुझे वाकई याद आ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि यार एक ही दफ़ा तोड़ लो जितने तोड़ने हैं और उसके बाद ये झगड़ा ख़त्म करो। मैंने जब एक्सप्रेस अखबार ज्वाइन किया तो ज़ाहिर सब अखबारों से लोग यहाँ आ रहे थे, तो वो मेरे जो साबिक अखबार में जहाँ से मैं आया था वहाँ से भी कुछ लोग आ रहे थे, हर दूसरे तीसरे दिन को 1-2 लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से मैसेज आया कि यार तू जिन्ने ले जाने ने एक और ही ले जा। मैं क्या नहीं मैं एक करके ले जाना है ताकि एहसास रहे, मैं भी इकट्ठे चुके, मैं मुसीबत नहीं पानी। दूसरा, पीटीआई वालों से मेरी एक अपील है, अगर वो मेरी मान लें जी जी, कि ये जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर के ये एक ही स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ते जा रहे हैं, ये बेहतर है कि अब ट्वीट कर दिया करें यार, कोई तरीका चेंज कर लो ना भाई, दुनिया बड़ी बदल गई है, मतलब बोर हो गए हम ये। बल्कि अब तो कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप सीन बनना शुरू हो गया कि लोगों को याद हो गया जब वो बंदा शुरू करता है ना, वो पता है आपको कि नेक्स्ट इसने क्या कहना है। तो ये मेरी मतलब अपील है। बाकी हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करे जी इमरान खान साहब से? अब हुकूमत को बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। हुकूमत तो देखे ना इस वक्त तोड़ दी, खत्म कर दी पार्टी उन्होंने। लिबर्टी कल बहरहाल नहीं भर सके, ये लिबर्टी चौक जहाँ पे वो बगैर अपील के लोग इतने आ जाया करते थे इमरान खान के लिए, वो इनसे नहीं भरा गया। वो लास्ट जलसा करके गया हुआ मीनारे पाकिस्तान में। तो अब मसला सिर्फ इस पे मसला गड़बड़ होगी कि वोटर ला के दो हमें। इलेक्शन तो मेरा ख्याल ज़ाहिर होने ही है अल्टीमेटली, क्यों नहीं होने? नहीं होने तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें शायद मतलब मेरे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, जी। मेरा हंच है, मुझे लग रहा है चीज़ें देखते हुए कि शायद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी, क्योंकि वो जो आपने करना था वो अल्टीमेट कर दिया है। अब इससे आगे जाएगी गवर्नमेंट, वो यकीनन नुकसान दे होना शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा और वो मुल्क के लिए ठीक नहीं। इसलिए कोई दरमियानी रास्ता मुझे लगता है निकालने की कोशिशें शायद शुरू हो चुकी हों या हो जाएंगी। जी आमिर साहब। देखिए जी, अयाज साहब जो बात कह रहे हैं मैं उसको शुरू करूंगा। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जो साफ़ियों को बुलाया था अपने घर पे, मेरी 2 लोगों से बात हुई जी। मैंने कहा ये मुज़ाकरात की कमेटी कोई बात हुई आप लोगों की? और उस वक्त मेरे पास वो नोटिफिकेशन मौजूद था जो 7 रुकनी कमेटी बनी थी। तो उन्होंने एक ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ और हमने ये सवाल पूछा था तो इमरान खान साहब से, बल्कि ये कह के कि आपने कहा था मैं मुज़ाकराती कमेटी बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ है नहीं कि मैं इनसे बात करूँ, बात तो नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से, और वो कर नहीं रहे, तो मैं कमेटी शमेटी देखूंगा। अब आप अंदाज़ा करें कि वो कितनी सोच के कोई फैसला करते हैं। इतने लोगों को, साफियों को बुलाया, और बड़े साफी थे, कुछ छोटे साफी नहीं थे कि वो इमरान खान से मिलने जा रहे थे और वहां पे नहीं था और वो निकले हैं तो नोटिफिकेशन कर दिया। ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इससे आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी सोच विचार के बाद फैसले करते हैं।
और आज भी वो गेट नंबर 4 की तरफ ही देख रहे हैं कि बात तो उन्हीं से करनी है। और उन्होंने बड़ा वादे कर दिया कि पहले जरा अब 9 मई क्लियर हो जाए, फिर देखेंगे कि बचेगा क्या और रहेगा क्या, फिर देखेंगे। क्योंकि अब आपने जो कुछ करना था ना अदालतों के जरिए, जो अदालतों ने करना था कि जी इधर पकड़े गए 4-4 घंटे में 20-20 जमानतें, 2-2 दिन जज बैठे हाई कोर्ट के वेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब घर से निकलेंगे, आएंगे तो हम देखेंगे। तो अब फैसला ये हो गया कि अब आप अपना फैसला करें, हम अपना फैसला नाफिज करेंगे। जो दिल करेगा वो मानेंगे, जो दिल नहीं करेगा नहीं मानेंगे। तो अब देखना यह है कि कौन कैसे फैसले मनवाता है, क्योंकि वो जो आईन कानून की कहानी है ना, हर बंदे ने अपनी जेब में डाले हुए हैं। जिसको जो सूट करता है उसके मुताबिक फैसले कर लिए जाते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की, मैंने मर्सिडीज गाड़ी नहीं दी, लेकिन जजेस के गेट से तो उन्होंने बुलाया, वेलकम करके उन्होंने भेजा, खुदा हाफिज किया और मुलजिम को अपनी कस्टडी में मेहमान बना के रखा। वहां से बात बिगड़ी। इमरान खान साहब ने जो कहा कि मुझे रखोगे तो दोबारा वही कुछ होगा, और कल फिर कहा कि वो कहां जाते, वो GHQ ना जाते, वो कैंटोनमेंट्स में ना जाते। मतलब एक दिन कुछ दूसरे दिन कुछ, वो कुछ नहीं सोच रहे, उनको समझ भी नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि मामलात और ज्यादा इमरान खान साहब के लिए बिगड़ेंगे, खत्म नहीं होंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, बात यह है कि इसहाकदार ने बिल्कुल सही बात की है कि दिस इज द ओनली टाइम इमरान खान को कौम से बिल्कुल अपॉलॉजी करनी चाहिए। शोहदा से, आर्मी से, अवाम से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। सेकंड ये कि निगोशिएशन आप उस वक्त करते हैं अगर आप करें कि जब आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पर हो, आप स्ट्रांग हो, तो आपने इनिशिएटिव PMLN को दे दिया। आपने गलती की, आपके पॉपुलैरिटी थी, आपने उसको मिसयूज किया, वहाँ की ब्रेन को पोल्यूट किया और 9 कल्मिनेट 9 में को कर दी। ये तो एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है जो कि बहुत टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने के लिए। इनके पास बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फौज मुज़ाकरात ना फौज किसी से करेगी ना कर रही है। प्लीज लुक टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। सियासी लड़ाई सियासी में हमेशा कहता हूँ, आप हुकूमत को दावत दें कि जी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, आई हैव अपोलोजाइज, आई एम अवेलेबल, इवन आई एम रेडी टू सिट विद पॉलिटिशियंस एंड वी वांट टू से कि पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम करने के लिए, सियासी हालात ठीक करने के लिए आए मुज़ाकरात करते हैं। और इलेक्शन अगर अभी अक्टूबर में भी हों, ये भी इनको शुक्र करना चाहिए अगर ये होते हैं। इसलिए उनको इस वक्त ये अकड़ अनाज छोड़ के पाकिस्तान के लिए बात करें और हालात ठीक करें। मेरे ख्याल में दिस द ओनली रेसिपी फॉर इट। ठीक है जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आगे पे जाते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे यही हमारा सवाल होगा कि इमरान खान मुज़ाकरात की बात करें, गवर्नमेंट ने जो मुआफ़ी का मुतालबा रखा है ये कितना जायज़ है। फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आजकल के जो सियासी हालात हैं उस पर बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो शदीद दबाव में और इमरान खान इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। फैसल साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगी। इमरान खान तो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं, अब गवर्नमेंट जो मुतालबा रख रही है, आपके ख्याल में ये मुतालबा कितना जायज़ है? और गवर्नमेंट के कई वज़रा, कई रहनुमा तो ये कहते हैं कि अब मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। फैसल साहब, बात देखिए, इमरान साहब का जो पहला शिकवा है ना कि उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, ये शिकवा ही नाजायज़ है। इस शिकवे का उनको हक ही नहीं है। कंपनी की प्रोडक्ट थी, कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई, कंपनी ने मार्केट से अपनी प्रोडक्ट को जो है वापस बुलाना शुरू कर दिया, मार्केट से उठा रही है कंपनी अपनी प्रोडक्ट। इसमें इमरान खान की कौन सी अपनी, जितने लोग थे उनकी कौन सी प्रोडक्ट थी? जिसकी प्रोडक्ट थी वो उन्होंने वापस अपने पास बुला लिया। बात यह है कि नून लीग जो है वो कब्र में जाके लेट गई थी अपने हरकतों से, अपनी नाहली से। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने नून लीग को कब्र से निकाला, उसमें नई रूह फूकी और खुद जाके उस कब्र में लेट गए। ये जो तकब्बुर होती है ना, तकब्बुर दुआ, ये अल्लाह पाक की सख्त, ये इंसान को ज़ेब ही नहीं देती। इमरान खान का जो तकब्बुर था ना, जो उनकी अना थी, वो अना उनको जो ना लेके डूब गई। एक वक्त ये था कि पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं वो इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। किसी तरह आओ बैठो हमसे बात करो, किसी तरह आओ बैठो बात करो। कौन कौन सा मुल्क का आला तरीन शख्सियत नहीं है, उन्होंने अपने आप को किस हद तक गिराकर जो है कोशिश की कि इमरान खान से बात कर ले। लेकिन इमरान खान की जो अना थी, जो उनका तकब्बुर था, वो उन्होंने मुज़ाकरात को तैयार नहीं हुआ। आज इमरान खान सबसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो आज इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ठीक, ये इसको मुकाफात अमल कहते हैं। इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। इंसान को जो है ना कभी जो खुदा की सफ़ात है वो इख्तियार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और एक अहम बात जी, जिन लोगों ने एक सिर्फ आप जो उनके अबरारुल हक की एक मिसाल ले लें, जो आप बच्चों को जो है जज्बाती करने के गाने गाते थे,
उन बच्चों को आपने गाने गवा के सुना के बच्चों को जज्बाती करके क्या क्या इस मुल्क में करवाया, खुद माफी मांगी और लंदन में पैसे लेके जो है वो अलीम खान का प्रोग्राम कर रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है यार, कितना बड़ा जुल्म है। ये सेक्रेटरी जनरल असद उमर, कोई पूछेगा इनसे, आप तो सेक्रेटरी जनरल थे, आजादी की तहरीक चलाने निकले थे, आपकी वजह से कितने बच्चे कहाँ चले गए, और आप सिर्फ एक माफी मांगी, अब आप सब चीजों से आजाद हो गए। ये मतलब इस मुल्क में कुछ बचा है जो इन लोगों ने जो किया है इसके साथ। और इमरान खान से मुज़ाकरात का ऑप्शन क्या बचा, और उनसे मुज़ाकरात क्यों करे? कभी भी कमजोर आदमी से कोई मुज़ाकरात नहीं करता। ये इंसानी कुल्लिया है या ये सियासत का कुल्लिया है, सब इसको समझ लेना चाहिए। इमरान खान अब चले गए कमजोर पिच पर। ठीक है, अब सिर्फ ये कहना ना कि उनके पास पब्लिक की हिमायत है, पब्लिक की हिमायत है, हिमायत तो 2018 में भी बहुत सारे लोगों के पास थी। क्या हुआ था उस हिमायत का? जिस तरह 2018 के इलेक्शन हुआ था, जिस तरह 2013 के इलेक्शन हुआ था, अगर 2023 में भी इलेक्शन हुआ तो इसी तरह हो जाएगा। अवाम की हिमायत के चक्कर से ना अभी भी इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए। ये पहले बाहर आ जाते तो शायद इनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुआ एक अगर आपकी इजाजत तो एक मैं और अपील कर दूं पीटीआई वालों से। जी बिल्कुल। देखिए ना, आपको याद होगा ये बरार कर रोते हुए यहाँ उन्होंने अनाउंस किया से पार्टी छोड़ी। अब इस वक्त सुना फिर रो रहे हैं वहाँ मीडिया टॉक करते हुए। तो मेरी सिर्फ एक अपील है इनसे, जितने लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं वो खुदा ना जे बाहर ना जाना फिलहाल। या फिर छोटा सा मैं भी एक फिक्रा कह दूं। जी बिल्कुल कह दें। ये 3 फे हैं, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। इनको भी देख के इबरत पकड़ें। सारी जमातों में घूम के गए और अब इमरान खान पे तबर्रा भेज रहे हैं। ये थे उसकी साथी और उसकी टीम। जी इलियास साहब देखिए, अब शुक्र है इन्होंने 4 फे नहीं बोले। जो इनके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, इनके रहनुमा वगैरह, वो सबसे इनके करीब होते थे, हर वक्त इनके घर के आसपास मंडलाते रहते थे, मशवरे भी यही देते थे उनको, और पर्चियां भी, लिस्टें भी वही लेके पहुंचाते थे अंदर, सारी पॉलिसियां यही बनाते थे उनके साथ मिलके। अब देखें ये सारे अलहदा हो गए। अब देखें अब इनके लिए क्या मुश्किल होगा, ये इनको इलेक्शन में ही पता चलेगा जब कारकुन इनसे हिसाब मांगेंगे। तो जाहिर है इनके लिए भी तो इनकी जो सियासी जो कैरियर है वो भी दाव पर लग गया है। अब ये जितने भी छोड़ के जा रहे हैं, इन लोगों को पता चल जाएगा इनका मुस्तकबिल आगे क्या है, कौन सी पार्टी वो इनको बना लेती लेंगे है। मुस्तकबिल। और जो माजी में भी छोड़ के गए थे वो अब भी नहीं, नून लीग भी ये सारे जेजेओ वाले हैं। अब नून लीग वालों को भी, नून लीग भी इनको एडजस्ट नहीं करी जो पीछे भी छोड़ के गए थे पंजाब असेंबली। तो अब ये सूरत हाल है, ये डिफरेंट पंजाब की और मुल्क की सियासत में ना नए चेहरे आएंगे अब इलेक्शन में। तो नए चेहरे आएंगे अब अगर इलेक्शन होते हैं तो जाहिर लक्ष्मी चौक में कोई भटकड़ाई के अलावा नया बोर्ड लग गया नई फिल्म का। भी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं लगा। यहाँ कोई लगने वाला है आपको पता है तो। लेकिन सर मैं फिर आम आदमी पार्टी अगर बनी तो वो ज्वाइन कभी फिल्म आती थी ना दोबारा दिखाने होती थी तो वो कहते थे शर्तिया नए प्रिंटों के साथ। बिल्कुल आपने सही। हाँ, वो लक्ष्मी चौक में लगता था, वहां तो अब भटकड़ाई रह गई। देख लें अब नई पार्टियां भी बनेंगी कल परसों। नहीं अभी बड़ा कुछ है, तूबा भी है वहाँ और भी बहुत कुछ है, कश्मीरी दाल चावल भी आ जाए। नहीं तो फैसल साहब, हाँ, वो भी बड़े मजे के हैं। चांस है आप आम आदमी पार्टी से बड़ा मुतासिर होते हैं, जो आम आदमी की बात करे, उनके मसाइल की बात करे, तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं वैसे। नहीं, आम आदमी का क्या है, अब तो एक करे पॉपकॉर्न खाने की पैसे नहीं बच्चे, चने पे गुजारा हो रहा है। चने कौन से सस्ते हैं फैसल भाई, चने भी बहुत महंगे। नहीं सब कुछ सस्ता होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी आपने। पेट्रोल सस्ता होने वाला है। तो ब्रिगेडियर साहब ये पेट्रोल की आप बात करें, वाकई आपको लग रहा है पेट्रोल सस्ता करेंगे? 100 रुपया होना चाहिए, रूसी तेल की आमद है, आप बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए उम्मीद तो है रक्षा से अगर आ जाता है टाइम पर। ये दावा वैसे किसने किया है? हम ही लोगों को खराब ना करा देना सर। नहीं अल्लाह करे हो जाए तो बड़ा चंगा जी, बहुत अच्छा है, अल्लाह करे हो जाए। अब लोग उम्मीद लगा के बैठे ना, पहले सस्ता हुआ यार IMF वाले ना मेरी गल करो, मैं समझावा उन्होंने बजट आने वाला है। चलो तानु खबर देंगे इसके बारे में। चलिए आमिर साहब, फिर हम इस खबर का इंतजार करेंगे और आप खबर ये दें कि पेट्रोल वाकई 100 रुपये सस्ता हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन में तो जाना ना, हुकूमत ने कोई बयानिया तो बनाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।